नमस्कार। हिंदुस्तान के महाब्रांड्स के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने ज्वेलरी के व्यापार में 200 साल यानी करीब 5 पीढ़ियों से वह व्यापार कर रहे हैं और उस व्यापार को उन्होंने बदायूं से शुरू किया और आज मुरादाबाद, लखनऊ में उनके शोरूम्स हैं। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में श्री राम की प्रतिमा पे जो आभूषण लगे हैं वो भी उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, बनाए हैं। 114 साल पहले उन्होंने अपना पहला शोरूम बदायूं में खोला था और तब से अब तक इस बिज़नेस की समझ और उनकी सूझबूझ और जो इस विश्वास के साथ उन्होंने इसको स्थापित किया है और आगे ले जा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। आइए उनके एक्सपीरियंस से हम सब कुछ समझें, सीखें, कुछ सुने उनकी इंटरेस्टिंग बातें। तो सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें आज इस एपिसोड के लिए अपना वक्त दिया है। नमस्कार सूर्य प्रकाश जी, वेलकम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला अरे वाह, हिंदुस्तान के इस महाब्रांड के एपिसोड के लिए और आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जैसा कि मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में बोला 200 साल और 114 साल की विरासत, तो कुछ बताइए। इतनी बड़ी विरासत ये तो सिर्फ ट्रस्ट और हौसले पे ही बनती है। बिल्कुल सर। तो कैसे 4-5 पीढ़ियों के साथ आपने ये वक्त गुजारा, कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और अभी भी ये चलता ही जा रहा है? बिल्कुल सर, ऐसा है कि सन 1812 के लगभग हिंदुस्तान में प्लेग फैला था। उस समय मेरे पूर्वज राजस्थान में झुंझुनू ज़िले में रहा करते थे। वो वहाँ से उठकर बदायूं आए और ये बात लगभग आज 200 साल की हो गई। मगर उस परिवार में मेरे परदादा श्री हरसाइमल जी थे। जब परिवार बड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सब बच्चे बट जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं, सब उनकी पीढ़ी चलती है। तो हरसाइमल जी जब अलग आ गए, उनके बेटे श्यामलाल जी थे। मैं उस परिवार से हूँ। वो मेरे दादे हुआ करते थे, हरसाइमल जी मेरे परदादे हुआ करते थे। श्यामलाल जी ने सन 1912 12 दिसंबर सन 1912 को जिस शोरूम पे मैं आजकल बैठ रहा हूँ उस ज़मीन को ख़रीदा और वहाँ पर उस दुकान का निर्माण कराया। सो जो HSJ ब्रांड आया, हरसाइमल श्यामलाल जी, परदादा जी, दादा एंड परदादा जी दोनों उसमें शामिल हैं। अच्छा। उसके बाद दादाजी का देहांत मेरे सन 47 में हुआ। मैं सन 48 में पैदा हुआ। मेरे पिताजी और मेरे ताया दो उस शॉप को देखा करते थे। दुकान बहुत छोटी हुआ करती थी उस समय और बदायूं में आबादी भी कम थी। मगर आपके आशीर्वाद से, प्रभु के चरणों की कृपा से उस शॉप के अंदर हमेशा भीड़ बनी रहती थी। सुबह को जब मेरे पिताश्री आते थे दुकान पर, कम से कम 10, 20, 50 कस्टमर बैठे हुआ करते थे। तो उनके ठहरने के लिए एक अंदर जगह बना दी थी, तो उसमें वो आके रुकते थे, खाना वाना खाते थे, अपने आराम करते थे। और जहाँ दोपहर काम हो गया दिन में, शाम को 3-4 बजे वो जब उनका समय हो गया जाने का, तो वो अपने गांव चले जाया करते थे। उस समय इतना ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। ये आज़ादी से पहले के समय की बात बिल्कुल, है। नो डाउट जी। तो उस समय लोग शायद बैलगाड़ी, साइकिल भी इतनी नहीं थी। साइकिल भी बदायूं में मैंने सुना है सन 54 में आई थी। तब से आपके ग्राहक आपके पास? हाँ, उस समय ग्राहक ऐसे मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, अच्छा नहीं लगता मुझे अपनी तारीफ करते हुए, कि सुबह कस्टमर आके बैठ जाते थे दुकान पर लाइन लगाकर और क्यू से माल बिकता था। और उसी बात के लिए जब मैं 12 साल का था इन 1960s में, तो मेरे पापा मुझको बुला लिया करते थे दुकान पे, बेटे आओ थोड़ा सा समय दीजिए और काम कीजिए। तो कितने साल से आप इस बिजनेस में हैं? मैं आज 66 साल हो गए मुझको इस व्यापार में काम करते हुए। तो बदायूं में एस्टैब्लिश किया, फिर मुरादाबाद, अब लखनऊ। ये सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन ये मुझे ये बताइए, मुझे तो ये सब बातें कल जैसी लगती हैं जी। मैंने जो किया, मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया। आपके आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से मेरे बच्चे बहुत अच्छे भले, सब उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, मगर मुझको उनकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी चाहिए।
जी। कहीं ऐसा ना हो कल को वो बिगड़ जाए, ये मुझको डर लगता है। मगर आपके परिवार में कोई ऐसा नहीं है, हम सब सनातनी हैं और भगवान को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं और बहुत पूजा पाठ वाले। मेरे दादाजी ने एक मंदिर बिरुवावाड़ी बनाया बदायूं में सन 1900 के करीब, जिसको आजकल मैं ही देख रहा हूँ। एक दूसरा मंदिर मेरे बड़े बेटे ने बनाया है, रचित जी ने, वो हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा विशाल बनाया है। तो ये हमारा बैक है। आज 66 साल हो गए मुझको काम करते हुए इस व्यापार में। तो एक बचपन का थोड़ा सपना था। जो आपका सपना था, इसने हिंदुस्तान की आज़ादी देखी, इसने हिंदुस्तान में दूध की क्रांति देखी, कृषि की क्रांति देखी, अभी नोटबंदी देखी, कोविड देखा, फिर भी ये चलता रहा। इसके पीछे क्या है? कैसे इतने सालों से इन सब चीजों को, जो दुनिया हिल गई पूरी, लेकिन आपका बिजनेस माशाल्लाह आगे बढ़ता ही गया। ये सब प्रभु का आशीर्वाद था। और जो सत्य बात बताना चाहूँगा कि स्त्रियां जो हैं एक बार को खाना नहीं खाएंगी, मगर उनको जेवर चाहिए। और एक स्त्री को आप अगर 1 क्विंटल भी सोना पहना दीजिए और उसका वजन 30 किलो है, तो वो उस जेवर को लेकर दौड़ पड़ेगी। तो आपको ये यकीन है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, सोना चांदी जीवन में कभी बंद नहीं होगा। और फिर इस हरसामल श्यामलाल परिवार की मोहब्बत, दूसरों का सम्मान, आदर करना एक आदत है। हमको तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ हम अलग से कर रहे हैं, ये हमारी आदत में शुमार है। हम हर एक को सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं। तो अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम बात कर रहे थे इस शो से पहले, तो आपने बताया था कि आप लोगों के फैमिली ट्री तक को जानते हैं, कि मतलब 3-3, 4-4 पुश्तों को। तो उससे बिजनेस का क्या सरोकार है? मतलब कैसे वो बिजनेस में हेल्प करता है? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ऐसा है कि हमारा 3-4 पुश्तों का नहीं, मैं कम से कम 5-6 पुश्तों को जानता हूँ, क्योंकि आज मुझको 66 साल हो गए इस व्यापार में बैठते हुए। मैं जब बच्चा था तो उनके दादा लोगों से जुड़ा हुआ था, और फिर उनके बच्चों से, लड़कों से जुड़ा, उनके बच्चों से जुड़ा, नाती से जुड़ा, उनके परनाती से जुड़ा। तो आज मैं 5-6 पीढ़ी के एक परिवार को जानता हूँ। वो उसका कारण है कि आपकी शुद्धता, आपकी बिल्कुल प्योरिटी, और हमारी जो बाईबैक पॉलिसी है जी, कि हम जितना कह के देते हैं उतने में उसको परेशान होने पर या उसके परेशानी आने पर, दिक्कत आने पर हम उसको बाईबैक करते हैं। तो वो इस बात से बहुत खुश होता है। बातें बहुत हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी कारण वो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि बुजुर्ग जो उसके दादे और पिता होते हैं, माँ बाप, तो जो नया बच्चा शादी होती है उसकी और जेवर खरीदने आता है, तो उसके माँ बाप ये कह देते हैं, बेटे अगर जेवर लेना है तो आपको सिर्फ हरसामल श्यामलाल से ही लेना है, और कहीं नहीं जाना, सीधे वहीं जाना है आपको। उसके पीछे काफी विश्वास की कहानी उसके है। पीछे सब विश्वास है। तो जब हम उसको प्यार, आदर, सम्मान भी देते हैं, खातिर भी करते हैं, माल भी अच्छा देते हैं, पैसे का रिटर्न देते हैं और हर वैरायटी देते हैं, तो वो फिर कहीं जा नहीं सकता। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, जब से मैंने होश संभाला, मैं ये सुनता आ रहा था कि राम मंदिर शायद बनना चाहिए। तो राम मंदिर इस सरकार ने बनाया, प्रभु राम को स्थापित किया, और आपको आशीर्वाद मिला कि आप उनके आभूषणों को डिज़ाइन करें और बनाएं। ये इस कहानी की, या ये जो सच्चाई अब हो चुकी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके आपने उन आभूषणों को डिज़ाइन किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे जो आज इतने लाखों करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं, और आपके बनाए हुए श्रृंगार में श्री राम प्रभु हैं, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, फिर मैं सनातन हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं धर्म प्रेमी हूँ, मैं भगवान राम का भक्त हूँ। मैं ही नहीं, मेरा सारा परिवार भगवान राम का भक्त है। मेरे दादाजी ने सन 1900 में एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है, बदायूं का जो सबसे बिगेस्ट मंदिर है, उसको बिरुवावाड़ी मंदिर कहते हैं। उसका आजकल संरक्षक मैं ही हूँ, मैं ही सारी उसकी देखभाल कर रहा हूँ।
एक और मंदिर बदायूं में बनाया है, उसे भी कर रहा हूँ। और भी कई मंदिर की देखता रहा हूँ, वो तो सब प्रभु की कृपा से छोटे मोटे सब हो जाते हैं कार्य। तो हमको सारा ज्ञान था। सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा कि आपको इसका सौभाग्य मिला, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपका नाम, आपका प्रसिद्धि, आपकी प्योरिटी, आपकी ईमानदारी वहाँ तक, अयोध्या तक थी। जो वहाँ के ट्रस्टी हैं वो आपसे परिचित थे। जाको जैसी भावना, जाके रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी जैसी। तो उनको मालूम था कि हुई हर्षामल श्यामलाल, मगर वो कभी मेरे शॉप पर आए नहीं थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत तारीफ सुनी थी, क्योंकि बदायूं के काफ़ी लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं और हमारे बदायूं की बहुत सारी बेटियां वहाँ हैं और वहाँ की अयोध्या की बेटियां बदायूं में हैं। तो वो सब उनसे जुड़े हुए थे और उनको ये विश्वास था कि अगर कोई है, और उन्होंने हमारे जेवर देखे हुए थे, उनके पास कभी पहुँचे होंगे। तो वो कहते थे, अरे भाई हर्षामल श्यामलाल से तो बढ़िया कोई है ही नहीं। हमारे बहुत कम प्रॉफिट पे बहुत अच्छा माल, बहुत सुंदर हम कस्टमर को देते हैं, और इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं। तो उन्होंने आपको ही चुना, क्योंकि मैं राम भक्त था, राम का जर बनाना था। तो प्रभु राम ने मुझको ही अपना कार्य सौंपा। ये मुझे और मेरे परिवार को बहुत बड़ी देन है। ये हम पीढ़ियों दर पीढ़ी याद करेंगे। और ये काम मेरे लखनऊ वाले बेटे ने किया, जो जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने सबसे बातचीत की, पूरा ज्ञान लिया राम के बारे में। राम जी के फोटो देखे, उनका बाल रूप देखा, बाल रूप में उनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या पहनते थे वो, जैसे पैर में पैजनियाँ, हाथ में कंगनियाँ और गले में मोती की माला, लंबा हीरे का हार। और उस समय जबकि राज्याभिषेक नहीं हुआ था उनका, राज्याभिषेक तो उनका बाद में हुआ है जब शादी हुई है जी। तो उनको पगड़ी चलती थी जी। तो वो पगड़ी बनवाई गई, उसको डिजाइन किया गया कैसे बनेगी, उसमें कैसे डायमंड लगेंगे, किस प्रकार के उसमें जवाहरात लगेंगे। इस बात को उसने बहुत स्टडी करके, उसको बहुत कम समय मिला, 15 दिन का समय दिया, उसमें 14 दिन में उसने काम कर दिखाया। अंकुर ने ही इज ए वेरी ग्रेट। तो शायद मैं भी उतना जल्दी नहीं कर सकता था। उस बेटे की जितनी तारीफ की जाए कम है, और उसने ये कर दिखाया। रात दिन काफ़ी 100 से ज़्यादा कारीगर बराबर लगे रहते थे उस काम। कितने दिन के वक्त में वो गहने बने? 13 दिन में बना दिए। 14वें दिन हमने जाके वहाँ दे दिया था अयोध्या में। तो वहाँ के जो ट्रस्टी थे इतने खुश हुए जिसका कोई जवाब नहीं है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और उसको सबने इतना अप्रिशिएट किया, और आज भी सब अप्रिशिएट करते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। ये सब इंसान का कुछ नहीं है, सब उस प्रभु की कृपा है। उसने ही समय दिया, उसने ही बनवाया, उसके ही बना, उसकी चीज़ बनी और उसने उसको पहना, और आज उसकी चमक है। और उनकी बदौलत आज हर्षामल श्यामलाल जी की सदियों तक HSJ का नाम रहेगा, क्योंकि संसार जब तक रहेगा तब तक ये मंदिर रहेगा। बिल्कुल है। लेकिन आप जैसे जानते हैं, हम लोगों के घर में भी मंदिरों में भगवान रहते हैं और उनके आभूषण और वस्त्र बदलते रहते हैं। तो क्या HSJ इस बात का भी ख्याल रखेगा कि भगवान के भी फैशन के हिसाब से वस्त्र और आभूषण, खासकर आभूषण आप देखते हैं, हमेशा श्री राम के चरणों में HSJ ये देख काम करेगा? बिल्कुल करेगा, नहीं करता है और होता है। ऐसा है, जैसे जैसे समय बदलता है या मौसम बदलता है, तो वैसे ही वैसे आपको कपड़े पहनने को मिलते हैं जी। जाड़ा है तो गर्म कपड़े, गर्मी है तो ठंडे कपड़े, बरसात है तो बरसात के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे समय बदलता है उसी प्रकार से भगवान के जेवर भी बदले जाते हैं जी। मेरी धर्म पत्नी वो तो एक बिल्कुल देवी हैं, जो अगर 24 घंटे से अगर ज़्यादा हो तो वो 28 घंटे भी उसमें पूजा में लगी रहें। और वो जितने भगवान को वस्त्र और जेवर पहनाती हैं अपने हाथ से बना के पहनाती हैं अभी भी। तो हमारे घर का ट्रेडिशन है और वो सब बच्चे देखते आए हैं, तो हमको इस बात में कोई परेशानी नहीं होती है कि भगवान को हमें आज क्या पहनाना है, क्या नहीं पहनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सब बच्चे जानते हैं, सारा परिवार जानता है कि अब भगवान की क्या ज़रूरत है, कल को क्या ज़रूरत होगी, आने वाले समय में क्या होगी और क्या नहीं करनी। अभी भी जैसा कि संसार में पहले भी होता आ रहा है कि जब भी कोई युद्ध होता है
तो हर आदमी सोना खरीदने पे आमादा हो जाता है, ठीक है। सोने की चमक कभी घटती कभी नहीं घटेगी। तो अभी भी युद्ध के बादल दुनिया में हर जगह है, बिल्कुल है। और सोना देखा है 1 साल में ऑलमोस्ट दुगना हो गया, दुगने से भी ज्यादा हो गया। तो आपको क्या लगता है ये व्यापार के लिए अच्छा है जो ज्वेलरी के व्यापार में है, या व्यापार इससे रुक गया है? आपका क्या नजरिया है इसके प्रति? देखिए, यहाँ पर 2 बातें हैं। पहला सोना, दूसरा सोने के गहने। जी। गहना तो जीवन में कभी खत्म नहीं होगा जी। जेवर कभी खत्म नहीं होगा। आदमी शादी होगी तो लड़के के लिए एक चैन और एक अंगूठी चाहिए, दुल्हन के लिए टीका, हार, उसके कानों के लिए गले की जंजीर, पायलें, उसके लिए हाथ के लिए कंगन चाहिए। ये तो मस्त है। अगर एक कोई छोटे से छोटा भी गरीब होगा तो कम से कम 50 ग्राम 100 ग्राम तो सोना खरीदता ही है जी, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरी बात रही सोने की चमक की। सोना एक ऐसी धातु है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तांबा, चांदी, कॉपर, प्लेटिनियम, रोडियम, इन सब को देखते हैं तो सोना सबसे ज़्यादा है और उसमें वो कीमती भी है। तो ये एक आदमी के असेट्स है। जी। जैसे कोई ज़मीन खरीदता है, कोई मकान खरीदता है, जी। इसी प्रकार से देखिए, मैं यहाँ पर हर बात नहीं कह सकता खोल के। जी। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको सोना खरीद के वो अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। जी। इशारे की बात है। सही बात है, सही बात है, सही है। इसको मैं यहाँ पे तो खोल नहीं सकता। आपके हिसाब से ये चाहे जिस रेट पे पहुंचे, जिस रेट पर इसकी खरीदारी रुकने इसकी वाली खरीदारी कभी नहीं रुकेगी। और जिसकी अपनी जैसी कैपेसिटी है वो अपनी बाहैसियत उसको लेता है, खरीदता है, सेव पड़ता है। आने वाला भविष्य, ये हिंदुस्तान की एक खासियत देखी मैंने दुनिया में घूमकर कि हिंदुस्तानी एक समय को खाना नहीं खाएगा, सबसे पहले अपना घर बनाएगा, फिर अपनी जायदाद बनाएगा, फिर अपने परिवार को देखेगा सब। तो ये एक हिंदुस्तान में बहुत खूबसूरती है। अमेरिका में देखिए, वहाँ 90% आदमियों के अपने पर्सनल घर नहीं होते, सब किराए पर रहते हैं। जी। 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 एक चीज़ और, आजकल शादी की जब शॉपिंग होती है तो ज़्यादातर जो ब्राइड्स, दुल्हन होती हैं, वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हैं। इंस्टाग्राम पे डिज़ाइन देखती हैं, उसके बाद चूज़ करती हैं। तो ये जो आपका 100 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है और आजकल जो यूथ का टेस्ट है, इसको आप कैसे समन्वय बिठाते हैं दोनों के बीच में, और कैसे अभी भी आप फेमस हैं और अभी भी उस यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके यहाँ सारी जगहों पे जहाँ भी आपके शोरूम्स हैं? इसके पीछे की क्या फिलॉसफी है, आपकी कारीगरी क्या है इसमें, या आपका रिसर्च बहुत अच्छा है? इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है सर कि मेरे बच्चे भी सब पढ़े लिखे हैं, वो भी उस नए ज़माने को जानते हैं जी। और उनके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी है, मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, कस्टमर्स की डिमांड है। उससे पहले जो दुल्हन नई आती है या ब्राइड्स आती हैं, वो अपनी डिमांड हमें दिखाती हैं। सबसे पहले तो 99% वो चीज़ उनको वहाँ रेडी मिल जाती है। अच्छा। हाँ, हम लोग भी ज़माने के साथ दौड़ रहे हैं जी। और हम हर उस चीज़ को उपलब्ध करके रखते हैं जो कहीं ना मिले। तो ये आपके जो पीढ़ियाँ आपकी जो हम बताते हैं मैन्युफैक्चरर्स को कि देखिए अब डिमांड ये आ रही है, अब डिमांड ये आ रही है, आप इस बेस पे इतने वेट का ऐसे ऐसे ज्वेलरी बनाइए। अच्छा। और ऐसी डिजाइनिंग होनी चाहिए। कस्टमाइज करा देते हैं। कस्टमाइज करा देते हैं और मार्केट में डिमांड आने से पहले वो आपके पास तैयार होती है। अच्छा। तो जब कस्टमर आता है तो वो कहता है कि सर हमको ये फलानी चीज़ चाहिए। हमको बेटा ये हमारे रेडी स्टॉक में है, आप देखिए। तो ट्रेंड पहचानते हैं आप? बिल्कुल, ट्रेंड को पकड़ लेते हैं। ट्रेंड को पहले ही पकड़ लेते हैं जी। तभी तो हम आज जीत में हैं। अगर हम ट्रेंड के पीछे चलेंगे तो हम हार जाएंगे। जी। देखिए, जीतता वही है रेस में जो सबसे आगे होता है। बिल्कुल। हाँ, और उसके लिए आदमी को कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। जी। कुछ मेहनत करेगा तो उसको मिलेगा। जी। मैं अपने जीवन में सुबह से लेकर रात तक लगभग 15 से 18 घंटे काम कर लेता हूँ। इस समय भी जी। हर चीज़ नोट करता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ, घर के भी सारे काम करता हूँ जी। समाज से भी मिलता हूँ, सबसे जुड़ता हूँ, अपना व्यापार भी देखता हूँ और भी 10 बातें देखता हूँ।
तब मैं आज इस जगह पहुंचा हूं कि आज आपने मुझको यहाँ पर याद किया। नहीं नहीं, आपका स्वागत है और आप जैसा व्यक्तित्व आया ये हमारे लिए फक्र की बात है। कुछ हमने आपके बच्चों से कुछ जानकारी प्राप्त की थी कि आप सोशल वर्क भी बहुत करते हैं, लेकिन उसके बारे में आप बोलना नहीं चाहते, तो हम बहुत दबाव नहीं बनाएंगे आपको बोलने का। बट किस तरीके के मतलब काम में और समाज के प्रति आप क्या ऐसा कर्तव्य निभा रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं दर्शक, उनको भी पता लगना चाहिए कि 200 साल पुरानी, 100 साल से जिसका शोरूम है, वो ब्रांड भी इन सब चीज़ों के महत्व को, सामाजिक महत्व को समझती है, और कहीं ना कहीं वो नाता व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा होता है, हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा होता है जी। देखिए ऐसा है, मैं जब पैदा हुआ था तो खाली हाथ आया था जी। जिस दिन जाऊंगा उस दिन भी खाली हाथ जाऊंगा जी। मैंने अपने जीवन में जो सोचा मैंने उससे ज़्यादा पाया। आज उस प्रभु की बड़ी कृपा है। तो मुझको ये नहीं जताना है कि मैंने आपके साथ ये किया। मेरे पास एनीवन, मेरा ये उसूल नहीं है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, बहुत सुंदर, तो मैं आपको छेक दूं, खाली हिंदू का ही करूँगा, ऐसा नहीं है। मेरे पास जो भी कोई अपनी डिमांड लेके आता है, कोई भी अपनी तकलीफ बताता है, कोई भी परेशानी बताता है, एनी हाउ जैसे भी होता है, मेरे पास जो साधन होते हैं मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ, तन से, मन से, धन से, अपनी बात से। तो कोई भी, मेरे दादाजी कह गए हैं आपके दरवाजे पे कोई आए, एक कविता भी थी कि आपके दरवाजे पे कोई आए वो भूखा ना जाए जी। तो मेरा वही उसूल है, मुझसे अगर कोई मांगता है कभी कोई चीज़, या मुझसे कोई डिमांड करता है कोई, तो उसने मुझको सोच के ही ये बात कही होगी कि बाबूजी मेरा ये काम कर देंगे, तो मैं इनसे कहूँ, और फिर मैं ना करूँ तो ये शायद मुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। बहुत सुंदर बात कही आपने, लेकिन इतना पूछने के बाद भी आपने बताया नहीं, वो आपका बड़प्पन है। अगले सवाल पर आते हैं कि अप्रैल आने वाला है, और एक बड़ा दिन अप्रैल में पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, इसके बारे में कुछ बताइए। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया देखिए हमारे बदायूं में नहीं हुआ करती थी, ना बरेली ना मुरादाबाद के आसपास के जिलों में नहीं हुआ करती थी। कुछ समय पहले मैं साउथ में गया था, तो उस दिन बाई चांस अक्षय तृतीया वहाँ पर पड़ी, तो मैंने मार्केट में बड़ा जोश देखा। ये किस सन की बात होगी? ये 2000 समथिंग स्टार्टिंग में जी। तो मैंने कहा यहाँ तो भाई बहुत रौनक है और बड़ा जेवर बिक रहा है, क्या बात है। तो पता चला आज अक्षय तृतीया का दिन है और ये जेवर खरीदना बड़ा शुभ होता है, ये सब होता है। मैंने कहा ठीक, अब तो सूर्यप्रकाश आप आज इस साल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप साउथ में खुद घूम रहे हैं जी, तो अगली साल से आप अपने बदायूं में भी करिए। मेरा होश जहाँ तक कहता है बदायूं में धनतेरस भी इतनी नहीं मनाई जाती थी, वो भी मैंने ही मनानी शुरू की। मैंने दुकान को सजवाया, डेकोरेट किया, मैंने सारा उसका इतिहास पढ़ा अक्षय तृतीया का, और मैंने उसको कई पेपर्स में, सारे पेपर हिंदुस्तान, ये अमर उजाला वगैरह सब में, दैनिक में, सब में मैंने डिटेलिंग भेजी कि आप इसको प्रिंट आउट कीजिए, निकालिए, और हमारी तरफ से आपके ये ऐड हैं। तो सारे बदायूं वालों ने कहा, आस पड़ोस के जिलों ने, कि अरे ये तो इन सर का अपना त्यौहार है, ये अपना त्यौहार मना रहे हैं। मगर नहीं, हमारे उस साल वो अक्षय तृतीया हमको आज भी याद है कि हमारे धनतेरस से बहुत सुंदर थी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को, जी हाँ, बदायूं में लाया। लखनऊ कानपुर वाले भी नहीं जानते थे जी, मुझको ज्यादा बड़ी बात। हाँ, मुझे याद है 2005 से पहले, 2010 से पहले इनफैक्ट ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट था नहीं। आज ये वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, और चाहे ज्वेलरी नहीं, अब तो रियल एस्टेट भी उसमें पूरी तरीके से भागीदार है। बिल्कुल है। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपने सोचा और यहाँ लाए और बदायूं जैसी जगह से शुरू किया। मैं एक बात और बताऊंगा आपको। जी बताइए। कि जब सबसे पहले हमने बरेली में सन 2007 में शोरूम खोला था जी, तो हमारी बदायूं की जनता बहुत नाखुश थी। किस बात से? वो इस बात पे थी, उन्होंने कहा सर बदायूं में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके नाम से बदायूं चलता है, बदायूं के
रोजी रोटी यहाँ से चलती है हम लोगों की, और आप उस शो को रूम को बरेली ले जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई, बदायूं में तो रहेगा ही रहेगा शोरूम, हम उसको और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं भाई, वहाँ भी हम सेवा करेंगे बरेली की जनता का और आपका भी करेंगे। तो आप देखिए, हम आपके खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसमें आपके लिए कोई चोट लगे। जी, तो इतना जमीन से ज्यादा आप जुड़े हुए हैं, इस बात से पता लगा, खासकर बदायूं की और अब मुरादाबाद, लखनऊ, सब जगह। अगली पीढ़ी के लिए क्या विजन है? जैसे पीढ़ियों से ये चलता आ रहा है, तो अगली पीढ़ी के लिए आपका क्या विजन है? क्या करना चाहिए उनको? कहाँ देखते हैं आप उनको? मेरे 4 बेटे हैं जी, 2 भतीजे हैं, 2 मेरे बेटे हैं जी, सब बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं। उनके भी 2 ही 2 बच्चे हैं सबके जी, एक लड़का एक लड़की, और हमने उनको विदेश तक पढ़ाया है बच्चों को, और उनसे कहा यह है कि बेटा लौट के आपको इसी काउंटर पे बैठना है, आप कितना भी पढ़ लीजिए। ये आपने पहले से बोल रखा है जी। आपको करना यही व्यापार है, इसको आगे बढ़ाना है। एक बेटा तो हमारा बिल्कुल बदल गया था, मचल गया था, उसने कहा पापा ने मुझसे पूछ के व्यापार नहीं किया। मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? फिर उसने जब दुनिया घूमी और मैंने उसको विदेश पढ़ने भेजा, तो आके पैर छुए उसने, बाबा जी आप सही कहते हैं, वहाँ तो कोई पूछता भी नहीं किसी को आपस में। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। आजकल काफ़ी बिजनेसमैन और बिजनेसमैन इस बात को उसके लिए बहुत परेशान है कि उन्होंने 1-2 पीढ़ियां लगा के बिजनेस एस्टैब्लिश किया, लेकिन उनके बच्चे उस बिजनेस में नहीं आए। सब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में सब उनके वर्क फ्रॉम होम और इन सब में लगे हुए हैं जी। तो उन्होंने अपने पापा का सब थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलने पर सब काम छोड़ दिया। अच्छा, अपना काम अपना ही होता है जी। और आप दूसरा काम करिए। तो यहाँ पे मुझे क्षमा कीजिए कि नहीं, ये आप सीख कहलाएंगे की तरह, तो ये सीख की तरह मैं दर्शकों को चाहता हूँ कि ये एक सीख की तरह सुने कि खासकर जिनका एक फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसको कभी छोड़ना नहीं उनको चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। जिस रोटी से, जिस पैसे से हम आज बड़े हुए, पैदा हुए और हमको रोटी मिली, आज हम इस लायक बने। जैसे एक यहाँ पर एक और उदाहरण है कि हमारे हिंदुस्तानी बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, इस लायक बन रहे हैं, और जिस दिन लायक हो जाते हैं उस दिन विदेश में सर्विस करने चले जाते हैं जी, और जब लौट के आते हैं तो फिर खाली हाथ होते हैं। जी। ये मेरा बहुत बड़ा तजुर्बा है। इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल ये हो रहा है। हो नहीं रहा है, बिल्कुल एक्चुअल में 100% सही है। तो ये आप मैंने कहा बेटा आप क्या कमा के लाए? नथिंग। जितना कमाया वो सब वहाँ खर्च कराया, तो तुम किस मतलब के हो? तुमने हिंदुस्तान का नमक खाया, हिंदुस्तान का अन्न खाया और आपने काम वहाँ जाके किया, तो हिंदुस्तान में पैदा होना आपका बिल्कुल व्यर्थ था। तो बच्चे और उनके बच्चे, ये आपने इंश्योर कर लिया है कि बिल्कुल कि बेटे अब ये शोरूम, अब जैसे मैं अगला शोरूम बनवा रहा हूँ बदायूं में जी, तो वो अपने नाती के लिए बनवा रहा हूँ। अच्छा, अभी से ये मेरे बदायूं के कस्टमर्स की डिमांड है और क्या क्या डिमांड है मैं उसके हिसाब मुताबिक बनवा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी जगह में विद पार्किंग और जी। हर चीज उसमें अवेलेबल होगी। तो आने वाले वक्त में कितने और स्टोर और किन किन शहरों में जाने का प्लान है आपका? देखिए आज तो मैं बहुत उम्र का हो गया, मगर मैं अपने लिए इतना उम्र दराज नहीं समझता। अब भी मैं अपने बच्चों से, अपने नाती से, हर एक से ज़्यादा काम करने में अभी सक्षम हूँ। ये एक शब्द होता है, रूट्स ऑफ लेगेसी, आई से रॉयल टच, मिडास टच, ये सब आपके साथ जुड़ा हुआ है HSJ के साथ। थैंक यू। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ऐसा है, सन 1912 में जब मेरे दादाजी ने ये शॉप बनवाई और बाबा जी मुझसे पहले चले गए थे, सब सन 12 से लेकर सन 47 में उनका देहांत हुआ। उस समय तक मेरे दुकान पर यह हिदायत थी कि जो भी माल बनेगा वो सब बिल्कुल पक्का और 100% वाला बनेगा। तो जो पक्का माल बनता था, उस समय एक ट्रेंड भी था कि इतने आइटम नहीं हुआ करते थे जी। उस समय सीतारामी, दस्तबंद, तगड़ी और नेकलेस और फिंगर की अंगूठी और पैरों की पायलें वगैरह इस ढंग की चीज़ें हुआ करती थी जी। वो सब बहुत भारी तादाद में भारी बना करती थी जी। तो उसमें वो चीज़ प्योरिटी हमारी रुकी रहती थी। जी। तो जो 100% का माल बनाते थे
उसमें जो टाका लगता था वो बहुत ही नाम मात्र लगाकर उसमें चांदी और सोना मिलाकर उसको टाका लगाते थे। और उसके बाद उसमें एक बड़ी पुरानी टेक्निक थी जिसको हम सलोनी कहते हैं। सलोनी। सलोनी। अच्छा। हिंदुस्तान में कोई ज्वेलर इस बात को नहीं जानता है। बताएं। हाँ, वो सलोनी एक ये होता है कि सरसों के तेल में नमक मिलाकर और उस जेवर को उससे कवर कर देते हैं और उपले जानते हैं आप, कंडे? जी बिल्कुल जानते हैं। कंडों पर रखकर उसे माल को रख देते थे रात भर के लिए, 12 घंटे के लिए परात में, और वो कंडे जला देते थे उसको, तो उससे वो टाका जुड़ जाता था जेवर सारा, और जो टाका होता था वो उड़ जाता था। तो जो हमारा 100% का जेवर बनता था वो हमारा 98% तक का बनता था, 98%। तो मैं भी इस समय भी और पहले भी, मैं ऑल यूपी सराफ एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, संरक्षक भी हूँ, अब भी हूँ, और ऑल इंडिया में भी रहा। तो मैं जब जाता था वहाँ पर मीटिंग में, आपकी बहुत तारीफ़ हुआ करती थी, तो सब लोग पूछते थे वहाँ के बड़े बड़े शहरों के सर्राफ, एन ललुआ का 24 कैरेट कोई भी तुम्हारे यहाँ माल बनता है? इस ढंग से बोलते थे जी। तो मुझको बड़ा ताज्जुब होता था सुनकर कि देखिए ये इतने बड़े शहर के ज्वेलर हैं, इतने बुजुर्ग हैं मुझसे ज़्यादा, और ही इज आस्किंग मी जी ललुआ क्या ऐसा भी जेवर बनता था? मैंने कहा यस सर, अब भी बनता है। आज भी हम 96% का कुछ जेवर बनाते हैं जो हमारे मोहम्मदन साहिबान में बहुत चलन है उसका। अच्छा। जैसे झूमर वगैरह, झूमर, अच्छा। पोची, पानहार और कई आइटम ऐसे हैं 100% का ही बनाते हैं, जिसमें मुर्की है, बाली है, हसली, कड़े, बड़े, ये चीज़ें हैं, बहुत सारे तावीज़ हैं, मोहरे हैं, वो हम अब भी बना के देते हैं 100%। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। आज के ज़माने में 100% की ज्वेलरी आप बना रहे हैं। और बिल्कुल बना रहे हैं, और 96 की बना रहा हूँ। और देखिए उसके बाद सबसे बड़ी बात थी कि जैसे जैसे आपने बताया कि ट्रेंड बदला, तो हमारे फादर और मेरे ताया दो बैठते थे शॉप पर जी। देवर आल्सो बिल्कुल हमारे लिए गॉड थे। उन्होंने बहुत परिश्रम किया इस दुकान के लिए। तो 96% का माल बनाते थे जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं बनता था, उसको हम 23 कैरेट कहते हैं। 24 कैरेट इट मीन्स 100% प्योर, 23 कैरेट जो 96% का होता है। तो हमारे माल पर सन 1912 से स्टैंपिंग लग रही है HS की। जो हमारा पक्का माल होता था उस पर लिखा था HS24। ओके। और जो हमारा 96 का माल होता था उस पर लिखा जाता था HS 23/21। तो हॉलमार्क जो आज आया, मैं बताऊंगा उसका भी बारे में बताऊंगा आपको। जी। उस पर मोहर लगती थी HS 23/21। हर साल में श्यामलाल 23 कैरेट में आपको दे रहे हैं, 21 कैरेट में आपको वापसी हो रही है। तो जिस विश्वास के साथ वो ले जाता था, उसी विश्वास के साथ जब बेचने आता था तो उसको उसके पैसे पूरे मिलते थे जी। इसलिए वो हमसे बहुत खुश था। दूसरी जगह वो बात उसको कहीं नहीं मिलती जी। इसलिए हम हर पीढ़ी दर पीढ़ी हर कस्टमर से जुड़े रहे। अब बात आती है हॉलमार्क की। जी। हॉलमार्क तो गवर्नमेंट ने सन 2000 में लगाया। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि आप उस जमाने से, सन 1912 से, तो हमने 88 साल वो कंप्लीट किए और 2000 में आया। मगर गवर्नमेंट के पास साधन नहीं था हॉल मार्किंग का। उन्होंने कहा आप लगवाइए। तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि हम इतना बड़ा जेवर अपना स्टॉक लेकर दिल्ली जाएं या बॉम्बे जाएं और वहाँ से हॉलमार्क करा के लाएं। जी। मगर जो हमारा माल बाहर मंडियों से आता था उसको हम डायरेक्ट वहाँ भेजकर हॉलमार्क कराते थे। और हमने अपना भी एक हॉल मार्किंग सेंटर खोला, अच्छा, खुलवाया। और खुलवाने के बाद हमने अपने सन 2012 तक अपने शोरूम को 100% हॉल मार्किंग बनाया। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि HS ज्वेल्स बदायूं उसका हॉल मार्किंग में यूपी में नंबर 1 है। नंबर 1 पर हॉल मार्किंग यानी रजिस्ट्रेशन नंबर 1। अच्छा। हर साल में श्यामलाल बदायूं का, सोने का भी, चांदी का भी, सबसे पहला रजिस्टर। सबसे पहला। बहुत ही अच्छी जानकारी। हम हर बात को
गवर्नमेंट के मानते हैं, स्वीकार करते हैं, जो अच्छी बात है उसको मानते हैं, जो गलत बात है उसको छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ गलती का तो कोई काम ही नहीं है। मैंने अपने शोरूम को अपनी लाइफ में 11 बार चेंज किया, 11 टाइम्स रेनोवेट किया जिस शॉप पे मैं बैठ रहा हूँ। और मैंने बाकी शोरूम बनवाए, अब और अपने नाती के लिए बनवा रहा हूँ उसके लिए। और बस प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं दिन में 15 से 17 घंटे काम कर लेता हूँ अभी भी, मगर मैं अभी अपने लिए ऐसा नहीं समझता कि मैं करने लायक नहीं हूँ। अरे आप बिल्कुल फिट है, प्रभु की कृपा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी हमारी ऐसी बने जो अधिक से अधिक मेहनत करे और आगे बढ़े और दुनिया में अपना नाम पैदा करे। सूर्य प्रकाश जी, आप आए यहाँ, आपने वक्त निकाला, अपने विचार बताए, आपने अपनी जर्नी बताई, अपने परिवार की जर्नी बताई, कैसे इस बिजनेस में इतने सालों से स्थापित है और उसके पीछे विश्वास है, लोगों का विश्वास है, आपके ग्राहकों या जिसको आप फैमिली कहते हैं वो जुड़े हुए हैं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से आपको, आपके परिवार को, सबको बधाई हिंदुस्तान परिवार की तरफ से। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू।